तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो समंदर के बीच में होता है और उसका नाम बेकर होता है। और हम जान पाते हैं कि ये एक फिशिंग बोट का कैप्टन होता है। हम जान पाते हैं कि ये एक छोटे से आइलैंड पर अपनी शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहा होता है। हम जान पाते हैं कि बेकर को मछलियों का शिकार करना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो पूरे अपने दिन का ज्यादातर वक्त मछलियों को पकड़ने में लगा देता है। यहाँ तक कि वो एक खास तरह की मछली पकड़ना चाहता है और उसी को पकड़ने के चक्कर में पूरा दिन मछलियों का शिकार करता है। और वो अपने मजे को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए वहां पर आए टूरिस्टों को भी अपने साथ लेकर आता और उनसे फिशिंग करवाता है। लेकिन बेकर कई बार जब उसे लगता था कि उसे वो मछली मिलने वाली है तो वो अपने आदमियों से अपनी इस फिशिंग रॉड को छीन लेता था और खुद मछली को पकड़ने लगता था। लेकिन अब उसके इस रवैये के चलते काफी टूरिस्ट उसकी बोट पर आने से मना करने लगे थे और अपने इसी रवैये के चलते बेकर अपनी आर्थिक स्थिति भी खराब करने लगता है। कई बार बेकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए उस आइलैंड पर मौजूद औरतों के साथ भी संबंध बनाता था। अब बेकर के पास कोई काम न होने की वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त और भी ज्यादा तरीके से अपने बोट पर बिताने लगता है और अब उसे बार बार अपनी बेटी की भी याद आती रहती थी। अब हम देख पाते हैं कि एक दिन वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उस आइलैंड के एक छोटे से बार के अंदर शराब पीने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके पीछे अचानक से एक औरत आ जाती है और हम जान पाते हैं कि ये औरत उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है और इस औरत का नाम कैरन होता है। हम जान पाते हैं कि बहुत साल पहले बेकर ने किरण के साथ शादी की थी और जब इन दोनों का एक बच्चा होता है जिसके बाद बेकर मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जिसके चलते बेकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाता और इसी वजह के चलते किरण ने बेकर से डाइवोर्स ले लिया था। और उसके थोड़े ही वक्त गुजरने के बाद किरण ने एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली और वो आदमी उससे काफी ज्यादा अमीर भी था। अब कहानी प्रेजेंट में हम आपको बताते हैं जहां पर किरण बेकर से मिलकर कहती है कि उसका हस्बैंड उसे और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और वो उससे परेशान होकर कई बार उससे भागने की भी कोशिश कर चुकी है लेकिन नाकाम रही। और इसी वजह से किरण उसके पास आई है और वो चाहती है कि बेकर उसके हस्बैंड को मार दे ताकि वो आजाद हो सके और उसके बदले में किरण उसे $10 बिलियन का भी ऑफर करती है। अब यहाँ पर किरण बेकर से कहती है कि वो अपने पति के लिए जल्दी ही एक फिशिंग ट्रिप अरेंजमेंट करने वाली है और फिर फिशिंग ट्रिप के दौरान बेकर मौका पाकर उसके हस्बैंड को मार दे। किरण यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि उसका बेटा अपने बाप के वायलेंस से बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है और वहां पर वो अपना पूरा वक्त गेमिंग और प्रोग्रामिंग करने में बिता देता है। अब शुरुआत में तो हम देखते हैं कि बेकर ऐसे काम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उसे पैसे की जरूरत है और उसके पास पैसे इसके अलावा कहीं और से अब नहीं आने वाले। और आखिरकार इतना सब कुछ सोचने के बाद बेकर तैयार हो जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि किरण अपने पति के साथ उसी आइलैंड पर आती है जहां पर वो अपने पति को बेकर के साथ फिशिंग करने के लिए भेज देती है और इधर किरण समंदर के किनारे खड़ी होकर अपने पति की बेसब्री से मौत का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि बेकर उसके पति को मारने के बजाय उसे उस दिन काफी ज्यादा एंजॉय करवाता है। अब शाम का वक्त दिखाया जाता है जब बोट लौटने लगती है। किरण वहां पर खड़ी होकर उस बोट का इंतजार करती है और उसे लगता है कि शायद उसका हस्बैंड लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो सामने देखती है अपने हस्बैंड को और उसके होश उड़ जाते हैं। इस बात से वो काफी दुखी हो जाती है कि बेकर ने उसे कुछ नहीं किया और फिर गुस्से में अपने पति को साथ में लेकर अपने घर चली जाती है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि किरण फिर से बेकर की बोट पर रात होने के बाद आती है जहां पर वो बेकर से सवाल करती है कि आखिर तुमने उसे जिंदा क्यों मेरे पास भेज दिया। लेकिन यहाँ पर वो बेकर के निराश चेहरे को देखकर समझ जाती है कि बेकर उसके हस्बैंड को नहीं मारना चाहता, जिसके बाद अब वो अपना जादू चलाना शुरू करती है बेकर के ऊपर, जहाँ पर वो अपने सारे कपड़े बेकर के सामने के करके उतारने लगती है और बेकर को बहुत सारा मजा देती है ताकि वो अब तो मान जाए उसका काम करने के लिए। जिसके बाद अब वो आखिरकार बेकर से फिर से कहती है कि कल उसके पास एक और मौका है और वो किसी भी तरह से इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। और इतना ही कहकर किरण वहां से चली जाती है। अब उस लड़की के जाने के बाद वहां पर एक आदमी आता है जो बेकर को ये बताता है कि मर्डर करने के बजाय उस मछली को पकड़ने का तुम्हारे पास अब सुनहरा मौका है और अब उसे उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो जमाने से उसी मछली को पकड़ने की तलाश में लगा है। ये सुनने के बाद बेकर भड़क जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है क्योंकि वो उस आदमी को नहीं पहचान रहा था कि वो है कौन। जिसके बाद वो उसके गले पर चाकू लगाकर पूछता कि आखिर तू कौन है। जिसके बाद वो आदमी बेकर को सच्चाई बताता है कि ये आइलैंड पूरा का पूरा एक गेम है जो कि उसके बेटे द्वारा बनाया गया है और वो सारे लोग इस गेम के कैरेक्टर हैं और ये आदमी चाहता है कि बेकर अपने सपने को पूरा करने के लिए उस खास मछली को पकड़े, ना कि वहां पर किसी को मारे। यहाँ पर बेकर को उस आदमी की बातें काफी अजीब लगती हैं, इसी वजह से वो उसे फौरन वहां से जाने को कहता है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि अलार्म बजने से पहले ही बेकर की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता
क्योंकि गेम नहीं चाहता कि उससे पहले कोई उठे। और जैसे ही अलार्म बजता है तो बेकर उठ पाता है। ये सारी बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी और जब वो अपने सामने पड़े हुए मैप को खोलकर देखता है तो उसमें बस एक ही आइलैंड का नक्शा होता है। और यहाँ पर बेकर को सबसे अजीब बात ये लगती है कि आखिर कब वो कैसे यहाँ पर आया। अब बेकर जब बाहर जाकर घूमता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर मौजूद सारे लोग अनजान तरीके से उसे उस मर्डर को करने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब बेकर इन सारी चीजों से परेशान होकर आइलैंड के किनारे आने लगता है और तभी वहां पर वही आदमी आता है। वो आदमी आकर बेकर को बताता है कि ये गेम नहीं चाहता कि तुम किसी का मर्डर करो और साथ साथ ये भी बताता है कि उसी की बेटी ने इस गेम को बनाया है ताकि वो अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। लेकिन बेकर को भी कहीं ना कहीं इस बात की गुस्सा थी कि उसके बेटे को कोई और मारता पीटता है। लेकिन अंत में बेकर डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे के लिए उस सौतेले बाप को मार देगा। अब इस मर्डर को रोकने के लिए आइलैंड के कुछ लोग मिलकर किरण के पति को बहुत ज्यादा मारपीट देते हैं, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि वो अब चाहकर भी बोट तक नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये मर्डर भी नहीं होगा। लेकिन किरण अपने हस्बैंड को अल्कोहल और ड्रग्स देकर बोट तक लेकर आती है और ये दोनों उसे मारने के लिए कैसे भी करके बोट को लेकर समंदर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन गेम नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो, इसलिए वो इसके बोट पर एक लड़के को भेज देती है ताकि वो वहां पर होने वाले मर्डर को रोक सके। लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को बोट के ऊपर किसी काम से भेज देता है, जिसके बाद बेकर उस आदमी को फिशिंग रॉड से बांधकर समंदर की तरफ फेंक देता है। अब कहानी में हमें बेकर की बेटी को रियल लाइफ में दिखाया जाता है, जो कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ कर रहा होता है। तभी वो अपने हाथ में एक चाकू लेता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। अगली सुबह में न्यूज में दिखाया जाता है कि एक लड़के ने अपने नशेड़ी बाप को चाकू मार दिया क्योंकि उसका बाप उसकी माँ को बहुत ज्यादा परेशान करता था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि किरण का बेटा ही था। साथ में हमें दिखाया जाता है कि इस लड़के के पिता आर्मी में होते हैं, जिनकी मौत बहुत साल पहले इराक में हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बच्चे की कस्टडी उसके माँ को दे दी जाती है। जिसके बाद ये लड़का एक नया गेम बनाता है जिसमें वो और उसके पिता एक दूसरे के साथ होते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।